मौजूदा स्थिति की करें, मौजूदा वक्त की करें तो पंजाब में जालंधर में उपचुनाव हो रहे हैं और बीजेपी ने ये जिम्मेदारी सौंप रखी है सुनीता दुग्गल को। इस वक्त हमारे साथ सुनीता दुग्गल मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी ने यहां से सीट जितवाने की जिम्मेदारी आपको सौंप रखी है, बीजेपी को कहां देखती हैं आप? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है, आपको जैसे मालूम होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में भी सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पद पर क्यों ना हो, अपने आप की ये जिम्मेवारी समझता है कि जहाँ कहीं पर भी उसकी ड्यूटी लगाई जाती है तो उसको वो शिद्दत के साथ निभाए। तो यहाँ पर भी उसी तरह से ही बहुत से हमारे जो हैं केंद्र के जो हमारे मंत्रीगण हैं, हमारे केंद्र के जो संगठन के हैं, और इसके साथ साथ हमारे हरियाणा से भी बहुत से जो हैं जो नेतागण हैं, कार्यकर्ता बंधु हैं, उन सब की ड्यूटी लगी है। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहली बार हम लोग भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के ऊपर यहाँ पर जो है वो चुनाव लड़ रही। जालंधर उपचुनाव की मैं बात करूंगा। अक्सर अभी तक की अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ती थी, लेकिन मौजूदा वक्त में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर इस सीट को जीतने की कोशिश कर रही है। आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानती हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बताऊं, मैं जब यहाँ पर आई थी, आज से आप ये लगा लो कि कम से कम भी 20-25 दिन पहले, तो उस समय में हम जैसे जो यहाँ की स्थिति को समझ रहे थे, क्योंकि इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान पर हम यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक मन में ये संशय था कि यहाँ का जो आम नागरिक है, यहाँ जो आम की जनता है, जो उनके मन के क्या भाव हैं। लेकिन आप विश्वास करेंगे इस बात को कि हम जैसे जैसे धरातल पर गए हैं तो आज हमें ये लग रहा है कि यहाँ की जो आम धरातल पर जो जनता है वो पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रही थी कि कब कमल का फूल जो है उसके ऊपर उनको मोहर लगाने का मौका मिले। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्थिति में आज हमारा कैंडिडेट है और हम लोग ये चुनाव जीत रहे हैं, 100% जीत। मतलब विपक्षी दलों का कोई खौफ नहीं? कोई खौफ नहीं है, बिल्कुल किसी भी तरह का कोई खौफ नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं हो, यहाँ के लोगों को अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी कमल के फूल के ऊपर जो है निशान लगाने की जो है, तो अब उनको जो मौका मिला है तो मुझे लगता है कि वो सब मन की जो इतने दिन से उनकी जो तड़प थी उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और सब के सब बहुत शिद्दत से इंतजार कर रहे थे और पूरी उम्मीद है कि हमारा कमल का फूल जो है आपकी बार यहाँ पर जरूर खिले। मैं पिछले उपचुनाव की बात करना चाहूंगा। संगरूर में जब उपचुनाव था तो उसमें सिमरनजीत मान जीत गए थे। भारतीय जनता पार्टी को तब भी एक निराशा मिली थी और कहीं ना कहीं जो 2024 के लोकसभा चुनाव हैं उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की राह शायद से कहीं ना कहीं मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि विपक्ष एकजुट है। तो पंजाब में जैसा कि मैंने आपको संगरूर का एग्जाम्पल दिया, तो कहीं ना कहीं चुनौती तो भारतीय जनता पार्टी के समक्ष भी रहेगी। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। संगरूर की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत कम ही समय के बाद, मुझे शायद लगता है कि 3 महीने के बाद ही जो है वो चुनाव हो गया था। तो उस समय में जो है हम लोगों को थोड़ा सा समझने में जो है टाइम लगा, लेकिन तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर बहुत अच्छे तरीके के साथ खड़ी हो गई है। और इस चुनाव के अंदर तो मैं खासकर आपको बात करूं कि हमारे पास कई ऐसे एज हैं, जैसे जो कि कैंडिडेट पिछली बार हमारे साझा कैंडिडेट थे, वो केवल और केवल 18,000 वोटों से यहाँ से जीत नहीं पाए थे। तो वही उनके सुपुत्र जो हैं हमारे इंदर इकबाल अटवाल जी, वही हमारे कैंडिडेट हैं। तो हमें एक वो एज है कि हमारा कैंडिडेट जो है वो वही है, और प्लस जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन की मजबूती है, प्लस जो कमल के फूल का लोगों के मन में जो इच्छा है, प्लस जो सबसे बड़ी बात जो है कि माननीय प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको लेकर जो यहाँ के लोगों के अंदर एक भावना है कि उन्होंने देश के लिए इतना किया है और केंद्र की योजनाएं जो हैं वो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए हैं। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर कमल का फूल खिलेगा। यहाँ जिक्र मैं प्रकाश सिंह बादल का भी करना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही में अभी उनका निधन हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काफी क्लोज रहे हैं वो। लेकिन प्रकाश सिंह बादल के जाने के बाद पंजाब की अगर मैं बात करूं तो क्या बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए, ऐसा है कि कोई भी इंसान इस धरती से जाता है तो उसके आसपास कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि अब काफी समय से इंडिपेंडेंट अपने तौर पर यहाँ पर खड़े होने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है कि उससे अब मुझे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर मजबूती दिन पर दिन भारतीय जनता पार्टी की बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है।
तो ऐसे उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि संगठन जिस तरीके से काम कर रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के अंदर एक रुझान भारतीय जनता पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और दूसरा एक खास बात जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि यहाँ पर लोग ये कहते हैं कि हमने अकाली दल को देख लिया है, हमने कांग्रेस पार्टी को देख लिया है, हमने आम आदमी पार्टी को देख लिया है, अब हम एक मौका भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। यानी कि आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीत जाएगी? 100% बिल्कुल, मुझे पूरी उम्मीद है। तो पूरी उम्मीद के साथ कहा इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में जीत जाएगी। चलिए, ये तो जालंधर उपचुनाव की बात हो गई। अब बात करते हैं हरियाणा की राजनीति में। हरियाणा का सबसे बड़ा सवाल मैं आपसे ये लूंगा, आजकल बहुत सरगर्मियां चल रही हैं इस सवाल को लेकर कि जो भारतीय जनता पार्टी और जजपा का गठबंधन है वो चलेगा या नहीं चलेगा। कंफ्यूजन बहुत बड़ा है। देखिए, ऐसा है कि ये बहुत बड़ा निर्णय होता है। ये निर्णय जो है वो हमारा संगठन, जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, वो बैठ के सभी प्लस माइनस सब कुछ देख के उसके बाद लेते हैं। हम लोग उसको क्रियान्वित करते हैं। तो हम लोग इस स्थिति में नहीं है कि हम इस बात के ऊपर कोई टिप्पणी कर सकें कि जो अलायंस जो है वो हमारा रहेगा या नहीं रहेगा, कब तक रहेगा, कब तक नहीं रहेगा, इसके बारे में मुझे लगता है। दरअसल ये सवाल मैंने इसीलिए पूछा आपसे क्योंकि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक इंटरव्यू में कहा कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की ही है हरियाणा में, जेजेपी सिर्फ अपना गठबंधन धर्म निभा रही है, तो उसके होने या ना होने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब कन्फ्यूजन की बात आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा का जो एक गठबंधन है कितने दिनों के लिए रहेगा, मगर सबसे बड़ा सवाल आकर ये खड़ा होता है कि 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव क्या इकट्ठे होंगे? देखिए, ये फिर वही बात आ गई कि ये आई एम नॉट दैट अथॉरिटी कि मेरे पास इस तरह का कोई मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई इस तरह का अख्तियार है कि मैं आपको ये बता सकूं कि चुनाव इकट्ठे होंगे या अलग अलग होंगे। और अलायंस के बारे में भी ये जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं वो सब बैठ के इसके बारे में निर्णय करते हैं और उसके बाद में हम लोग इन चीज़ों को क्रियान्वित करते हैं। चलिए, जालंधर उपचुनाव का आपने जिक्र किया था, सेम सवाल मैं आपसे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों को लेकर भी पूछूंगा। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता ये कह रहे हैं कि हरियाणा में 10 की 10 सीटें बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। 100% बिल्कुल, जैसे हमने 2019 में करके दिखाया, 2024 में भी हम लोग वो रिपीट करने वाले हैं और बिल्कुल बहुत बहुमत के साथ जो है 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आने वाली है। तो अगर मैं आपका एक्सपीरियंस पूछूं, क्योंकि आपको भी 4 साल होने को आए हैं, 4 साल लगभग पूरे हैं और 1 साल बाद ठीक लोकसभा के चुनाव हो रहे होंगे, तो अब तक आपने इन 4 सालों में क्या कुछ काम किया है, क्या आपकी उपलब्धियां रही हैं सुनीता? देखिए, ऐसा है कि जितनी भी जो हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उन सब को धरातल पर लागू करना, ये हमारी कोशिश रहती है। तो उसी में ही जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो दिशा की मीटिंग होती है जिसके अंदर मॉनिटरिंग करते हैं सभी योजनाओं की, वो समय समय पर हमने मॉनिटरिंग करी है। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि वहाँ के लोगों की रेलवे की बहुत बड़ी समस्या थी, तो मेरा सबसे पहले जो मेरा मेडन स्पीच था उसमें भी मैंने जो वहाँ के लोगों की बहुत दिन से इच्छा थी कि जो यहाँ पर गोरखधाम ट्रेन है वो हिसार में आके रुक जाती है लेकिन सिरसा तक नहीं आती, और कितने सालों से उनकी डिमांड थी। तो मेरा फर्स्ट जो मेडन स्पीच था वो मैंने इसमें यही उनसे मांग रखी थी रेल मंत्री जी से कि वहाँ पर गोरखधाम ट्रेन को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, सिरसा तक आनी चाहिए। और आप देखिए कि थोड़े से दिनों के बाद ही जो है उसको भटिंडा तक एक्सटेंशन मिली। और इसके साथ साथ मैं अगर आपको बताऊँ कि जैसे हमारे वहाँ पर जो हाईवे था, हाईवे पर बहुत लोगों की ये मांग थी कि गाँव जो लगते हैं उनको बहुत दिक्कत आती थी, एक्सीडेंट्स बहुत होते थे। तो 4 वहाँ पर हमारे केंद्र सरकार ने जो है वहाँ पर पुल बनाए हैं, हमारे धांगड़ का है, बड़ोपल का है, खाराखेड़ी का है और दरियापुर का है। और इसके साथ साथ एक हासपुर चौक आता है वहाँ पर, तो वहाँ के लोगों ने कहा कि जी यहाँ पर भी एक्सीडेंट बहुत होते हैं, तो आप यहाँ पर भी जो है ना कोशिश करके, और एक समिति बनी, उस समिति के साथ हमारी बातचीत हुई, हमने माननीय गडकरी जी से इसके बारे में चर्चा की और उन्होंने इस बात के लिए हामी भर दी। और अभी 29 अप्रैल को हम लोगों ने वहाँ पर उसका भूमि पूजन किया और बहुत जल्द वहाँ पर पुल बन जाएगा। रेलवे का काम बहुत अच्छी तरह से चले, सुचारू रूप से चले, ये हमारी कोशिश है। इसी कड़ी में जो हमारा आपका जो अमृत महोत्सव है उसके तहत मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के 3 जो रेलवे स्टेशन हैं उनको चुना गया है। रेल मंत्री जी के साथ मेरी इस बारे में डिस्कशन हुई थी। चाहे हम सिरसा रेलवे स्टेशन की बात करें, उसको एक उत्तम दर्जे का जो है वो रेलवे स्टेशन बनाने की कोशिश है, और डबवाली, मंडी डबवाली को और नरवाना को। बल्कि मेरा एक जो जिला है फतेहाबाद वो रह गया था, उसके लिए मैंने स्पेशल जो है माननीय हमारे रेल मंत्री जी को आग्रह किया और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि जो नेक्स्ट जो लॉट आएगा उसके अंदर आपके यहाँ का भी कोई ना कोई एक रेलवे स्टेशन लेकर उसको
उसको जो है सुविधाजनक बनाया जाए। सुनीता जी, आप सांसद हैं सिरसा से और हरियाणा में अब सिरसा जिला नशे का गढ़ बनता जा रहा है। आपने उपलब्धियां गिनाई तमाम जो आपने सिरसा के लिए विकास काम किए हैं, लेकिन इस नशे पर रोकथाम लगाने के लिए क्या? देखिए, इसके लिए जो है बहुत बहुत ज़्यादा अगर कोई जिम्मेवार है तो पंजाब की सरकार है। पंजाब की सरकार को 1 साल हो गया, 14 महीने के करीब हो गया है। आप ये देखिए कि कोई एक उपलब्धि ये बताएं कि इन्होंने नशे के खिलाफ जो है यहाँ के युवाओं को बचाने के लिए क्या किया, जबकि हम लोग जो हैं वहाँ पर समय समय पर जो है वो माननीय हमारे जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, मेरी उनसे इसके बारे में कम से कम भी 3 से 4 बार मीटिंग हो चुकी है और उन्होंने भी बहुत शिद्दत के साथ जो है इसमें इंटरेस्ट दिखाकर चंडीगढ़ के अंदर एक मीटिंग बुलाई, जिसके अंदर पंजाब के मुख्यमंत्री, पंजाब के डीजीपी, हरियाणा के मुख्यमंत्री और उनके डीजीपी और राजस्थान के डीजीपी और उनके मुख्यमंत्री, उन सब की एक जो है कंबाइंड मीटिंग बुलाकर उनको सख्त हिदायत दी गई कि आप लोग आपस में बॉर्डर के ऊपर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करके और ये देखिए कि किस तरह से जो है यहाँ पर हम नशे को रोक सकते हैं। हमारी सरकार ने उसमें आप ये देखिए कि अब जो भी इस कारोबार में पाया जाता है उनकी प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने का बहुत तेज तरीके से जो है अभियान छेड़ रखा है और इसके साथ साथ जो नारकोटिक ब्यूरो है वो भी बहुत एक्टिवली काम कर रहा है हमारे यहाँ पर। लेकिन पंजाब की सरकार बताए कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अरे जो मुख्यमंत्री खुद नशे के अंदर धुत रह सकता है वो कैसे किसी युवाओं को या बच्चों को कैसे वो ये कहेगा कि तुम लोग नशे से दूर रहो। यहाँ के युवा तो युवा, यहाँ की जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, वो भी मुझे पता लगा कि किस तरह से जो है वो ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हैं और इंजेक्शन लगाए जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही मैं कहीं न्यूज देख रही थी कि 16-17 साल का एक बच्चा ओवरडोज से जो है डेथ हो रही है। रोज यहाँ पर इस तरह से सुनने में आता है। तो क्या कर रही है यहाँ की सरकार? क्यों युवाओं को जो है उनके भविष्य को नहीं देख पा रही है? जी, एक सवाल मेरा पहलवानों से भी संबंधित रहेगा। आप हरियाणा से इकलौती महिला सांसद हैं और पहलवान बेटियां ही इस वक्त जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हैं, तो वो पहलवान यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमसे सीधा संवाद क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक महिला होने के नाते, एक महिला सांसद होने के नाते, क्या आपने पहलवान बेटियों से बात करने की कोशिश की? देखिए, ऐसा है कि ये जो भी मामला है ये सच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो बेटियां हमारी मेडल लेकर आती हैं कि ऐसा नौबत नहीं आनी चाहिए कि उनको किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन करना पड़े, धरना करना पड़े। तो इस मामले में मेरी जो है कोशिश यही है कि मैं जो है सरकार के हमारे जो मंत्री जी हैं उनसे भी इसके बारे में पूरी बातचीत करूं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो कम्युनिकेशन गैप है वो गैप खत्म होकर इसका समाधान निकलना चाहिए। और मेरी काफ़ी कोशिश है और अभी हमारे जो अनुराग ठाकुर जी जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर आने वाले हैं और उसके बाद मेरी कोशिश रहेगी कि हम कहीं ना कोई एमिकेबली इस चीज़ का कोई सोल्यूशन निकाल सकें और जहाँ कहीं पर भी जो भी कोई इस मामले में दोषी है तो उसको सख्त सजा मिलनी चाहिए। क्या चुनाव के बाद आप जंतर मंतर जाएंगी अगर तब तक पहलवानों का प्रदर्शन वहाँ रहा? देखिए, ऐसा है कि मेरी बिल्कुल जो बेटियां हैं जिन्होंने इतना आप हमारे देश का नाम रोशन किया है, मेरी उनके साथ हमदर्दी है, उनके साथ पूरी सहानुभूति है और मेरी कोशिश रहेगी कि इसका सॉल्यूशन निकले। इसका सॉल्यूशन निकालने में मैं जो भी भूमिका निभा सकनी होगी वो मैं निभाने की कोशिश करूँ। कहीं ना कहीं मैं जो बाकी राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, कर्नाटका में यहाँ पर बात करूँगा, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अब स्थिति काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक होते जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के जितने भी कद्दावर नेता हैं सुनीता जी, वहाँ पर उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस वक्त नर्वस नज़र आ रही है। बिल्कुल नर्वस नहीं है। आप देखिए, हमने गुजरात में क्या करके दिखाया, आपने देखा होगा 7वीं बार, और वो भी इतने मार्जिन से यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो कोई नर्वसनेस नहीं है। कर्नाटक के अंदर जो है आप देखना कि माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे अमित शाह जी और सबके हमारे जो बड़े बड़े नेतागण हैं उनके जो प्रोग्राम्स वहाँ पर हो रहे हैं, जो उनकी वहाँ पे जनसभाएं हो रही हैं, तो उसमें उमड़ रही है भीड़ जो है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता जो है इस बात को देखेगी। हमारी सरकार की जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि कर्नाटक में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। तो कहीं ना कहीं 2024 का जो सेमीफाइनल है, मैं अगर कहूँ तो ये चुनाव जो हो रहे हैं अलग अलग राज्यों में, उसमें कहीं ना कहीं एक जनता अपना मूड बना लेगी। हालांकि अगर मैं 2019 का जिक्र करूँ या 2018 का जिक्र करूँ तो जब बीजेपी को इन राज्यों में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ गई थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी फोकस कर रही है कि हर राज्य में वो जीत हासिल करे। लेकिन 2024 की बात जब आती है तो विपक्ष एकजुट हो रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि महागठबंधन होगा।
तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा है कि आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमारी कितनी अच्छी जो है हमने सफलता हमने हासिल की। तो सभी जगह पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जो योजनाएं हैं इनकी और जो केंद्र की योजनाएं हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है गरीब आदमी को लेकर और अंत्योदय को लेकर, उसके तहत मुझे लगता है कि आप निश्चिंत रहें, कर्नाटक के अंदर भी कमल का फूल जरूर खिलेगा। सुनीता दुग्गल जी का साफ कहना है कि सिर्फ जालंधर उपचुनाव में ही भारतीय जनता पार्टी का कमल नहीं खिलेगा, बल्कि साथ साथ जो बाकी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। लेकिन आखिरी सवाल यहां पर सिरसा को लेकर रहेगा मेरा। हरियाणा के बाकी जिलों में की तवज्जो अगर देखा जाए तो सिरसा कुछ मात्रा में पिछड़ा हुआ है और सारा का सारा फोकस कहीं ना कहीं सरकार का ग्रामीण एरियाओं पर तो है ही है, लेकिन गुरुग्राम जैसी हाईटेक सिटी बनाने के लिए सिरसा को आप क्या करेंगे? बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि ये इसका दोष जो है वो मैं पिछले जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हुए हैं या पहले की जो सरकारें हुई हैं जिन्होंने उस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं किया, उनको देना चाहूंगी। लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है, हमारी कोशिश है कि वहां पर तरक्की हो। इसी मामले में आप देखिए कि चाहे सिरसा में मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों राष्ट्रपति जी आई थी और वहां पर मेडिकल कॉलेज बनाने की घोषणा की है। और इसके साथ साथ जहां कहीं पर भी बच्चियों के लिए स्कूल बनाने की हो, बच्चियों के लिए कॉलेज बनाने की बात हो, तो ये सब जो है उसके बाद से चल रहा है और काफी धीरे धीरे सही लेकिन तरक्की हो रही है। और ये पिछले वाले जितने भी आप ये देखिए कि मुझे हैरानी होती है कि मैं जैसे रेलवे की ही बात करूं, किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं है कि वहां की जनता को क्या सहूलतें चाहिए हैं, उनका कनेक्ट ही नहीं था कहीं भी जनता के साथ। मेरा जनता के साथ इतना कनेक्ट है, मैं उनके बीच में जाकर पूछती हूँ कि आप बताइए यहाँ पर आपकी क्या समस्याएं हैं, तो आप बिलीव नहीं करेंगे बल्कि कई समस्याएं तो ऐसी होती हैं कि जो किसी एक म्युनिसिपल काउंसलर की जो समस्याएं होती हैं वो भी वो मुझे बताकर कंफर्टेबल महसूस करते हैं कि हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अगर अपनी समस्याएं बताएंगे तो कहीं ना कहीं उसका समाधान निकलेगा। और मेरी भी कोशिश रहती है कि आप अपनी समस्या मुझ तक पहुंचाइए, उसका समाधान मैं निकालने की कोशिश करूंगी। जिस भी अधिकारी को वो बात कहने की जरूरत पड़ेगी मैं उस अधिकारी को कहूंगी। और उसके बाद से देखिए काफी अंतर आया है। अब जो है हमारा सिरसा जो है वो विकास की गति पर बहुत तेज गति से जो है वो चल रहा है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में और भी ज्यादा तरक्की जो है हमारा सिरसा करे। फिर आपको मौका मिलेगा 2024 में अगर, तो एक सिरसा के लिए आपका कोई गोल हो कि मैं इसे भी पूरा करूंगी? सिरसा के लिए मेरा जो गोल है वो ये है कि वहां पर क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वहां पर डोमिनेटिंग एरिया है, तो वहां पर कोई ना कोई इंडस्ट्री अच्छी ऐसी आनी चाहिए जिससे हमारे युवाओं को वहां पर जो है रोजगार मिल सके। वो मेरी बहुत शिद्दत से कोशिश है। तो वो मैं अगर 2024 तक पूरा ना कर पाई तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आने वाले समय में 2024 के बाद अगर सारी जनता मुझे जो है वो मैंडेट देती है तो मैं वहाँ पर जो है कोशिश करूँगी कि कोई इंडस्ट्री जो है, मेरा ये ड्रीम जो एक अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो उसको मैं किस तरह से पूरा कर पाऊँ कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगें ताकि हमारे युवाओं को वहाँ रोजगार। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो सुनीता दुग्गल जी ने कहा है कि उनकी जो कोशिश है वो सफल होती है या फिर नहीं, वो देखने वाली बात रहेगी। हालांकि अब गौर करने वाली बात ये रहेगी कि जालंधर सीट पर जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी जीतती है फिर नहीं, और साथ ही साथ पहलवानों को लेकर जो सुनीता दुग्गल ने कहा है उसमें आखिर पहलवानों को आगे क्या प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से देखने को मिलेगी, उस पर भी हमारी नजरें बनी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद।